सफलता की गारंटी हमारी। एसएससी में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है एसएससी एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और एसएससी एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के साथ में टूटता है रूप में। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पालक। बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो दोस्तों मक्खन, चीज़, मछली में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जो पालक है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। पालक में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोयाबीन। अगर दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर बात करें तो सबसे अच्छा प्रोटीन अंडा होता है और मात्रा के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पित्त स्त्रावित होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि पित्त स्त्रावित कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लीवर से। आपको बता दें कि पित्त का जो स्त्रावण होता है वो यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है कि जो मानव गुर्दे में पथरी बनती है उसमें अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी में मूत्र तंत्र की एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर सदृश कठोर वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों आपके आने वाले जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है इसके लिए हमने एक ई बुक गणित का तैयार करवाया है जो कि 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए 500 प्लस प्रश्न है जो कि संपूर्ण हल आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इसे जरूर से जरूर ले लीजिए दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि इस एग्जाम से बाहर चला जाए। तो दोस्तों इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज विथ डिटेल के साथ मिलेगा, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसे भी आप जरूर से जरूर ले लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गाजर। गाजर जो कि इसे हम कैरोटीन को विटामिन ए निर्माण करने वाला कहा जाता है, जो गाजर में पाया जाता है। गाजर विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? आपको बताना है कि जो पेट में भोजन को पचाता है इनमें से किसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण यानी खास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एंजाइम। भोजन के पाचन हेतु एंजाइम की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के लिए दोस्तों विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। यह भोजन को तोड़ता है तथा पाचन में सहायता करता है। यह पेट में अम्लीय वातावरण भी बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है उस किस अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माउथ, मुंह से। जो भोजन का पाचन होता है मुंह से प्रारंभ होता है और मुख में स्थित जो दांत होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिससे पाचक एंजाइम इस पर क्रिया आसानी से कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अग्न्याशय। बात करें तो पाचन जो कि पाचन तंत्र या पाचन क्षेत्र में संपन्न होता है और पाचन तंत्र मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक नली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वो पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। आपको बता दें कि मुंह में जो रोटी चबाते समय लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है और स्त्रावित लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन मौजूद होते हैं जो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज शर्करा होने के कारण मीठी होती है जिससे चबाने के बाद रोटी का स्वाद मीठा लगने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मानव शरीर में भोजन किसमें पचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत में। मानव शरीर में जो आहार यानी भोजन होता है मुख्यतः छोटी आंत में पचता है और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नींबू लेमन, जो कि आपको बता दें कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे फलों जैसे आंवला तथा नींबू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से होता है, आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्कर्वी। स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करने वाले व्यक्तियों को स्कर्वी रोग हो जाता था। विटामिन सी के मुख्य स्रोत अभी मैंने बताया कि आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन, जो कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 65%, और जबकि कार्बन की बात करें दोस्तों तो ये 18% पाया जाता है और नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3% पाया जाता है और कैल्शियम के देख लेते हैं तो 1.4% पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पालक से। और बात करें दोस्तों, पालक हो गया, चौराई हो गया, मेथी इत्यादि हरे पत्तेदार सब्जियों से लोहा प्राप्त करता है मनुष्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान है का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। इनमें से बताना है कि किसका अपघटन मानव शरीर में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मनुष्य में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है जिसमें मनुष्य की याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ग्राम वसा देती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि 1 ग्राम वसा इनमें से कितनी ऊर्जा देती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9 कैलोरी ऊर्जा। वसा का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये जल की कमी के कारण संचय के लिए कम स्थान घेरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुक्रोज में क्या होता है? आपको बताना है कि सुक्रोज में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज जो कि रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकेराइड्स प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं उनमें सुक्रोज गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन के, जो कि रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि इनमें से विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अंडा। विटामिन ए या रेटिनॉल का जो सबसे अच्छा स्रोत है अंडा है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए और पीले या रसदार फलों जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, आम हो गया, इन सभी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? आपको बताना है कि जो मैरेस्मस बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैलोरी की कमी से। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर या मैरेस्मस नामक रोग होता है। मैरेस्मस रोग में शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है और आंखें भीतर धस जाती है, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिनिज्म क्या है? आपको बताना है इनमें से कि जो क्रिटिनिज्म है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों में होने वाला एक रोग। बच्चों में जो कि क्रिटिनिज्म रोग थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने, कुरूप, पेट बाहर निकलना हुआ, जीभ मोटी व बाहर निकली हुई, जननांग अल्प विकसित तथा त्वचा सूखी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमेह का कारण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मधुमेह का कारण क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंसुलिन की कमी। शरीर में जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है, यह मुख्यतः प्रोटीन है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण है, जो कि शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इस रोग में मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? आपको बताना है इनमें से कि टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। आपको बता दें जब बर्फ के टुकड़ों को परस्पर दबाते हैं तो संपर्क स्थान पर जल का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचा होने के कारण उस स्थान की बर्फ गलने लगती है और दाब हटा लेने पर संपर्क स्थान पर जल पुनः जम जाता है तथा टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? आपको बताना है कि जो कि ठोस की शुद्धता होती है वो किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गलनांक बिंदु। आपको बता दें कि किसी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धियाँ विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो तैराक होते हैं उन्हें नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है।
आपको बताएं कि जो प्लवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रव भार को विस्थापित करेगी उतनी ही आसानी से तैरेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? आपको बताएं जो एक जहाज होता है वो एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर की ओर उठता है। यानी किसी ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उसके कुल भार के बराबर होता है और समुद्र के जल का जो घनत्व होता है नदी के जल से अधिक होता है। इससे जहाज समुद्र में नदी की अपेक्षा कम डूबकर ही अपने भार के बराबर जल हटा देता है, अर्थात जहाज ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह पर आता है तो क्या होता है? आपको बताना है जो कोई हवा का बुलबुला होता है किसी झील की तलहटी से सतह पर आता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यह आकार में बढ़ जाता है। आपको बता दें कि किसी झील में गहराई में जाने पर दाब बढ़ता जाता है और सतह की ओर आने पर दाब कम हो जाता है। इसलिए हवा का जो बुलबुला होता है जब ऊपर की ओर आता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप उसका आकार बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण 500 प्लस प्रश्नों का एक गणित का ई बुक तैयार करवाया है, जो कि जो आने वाला ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए सुपर गेस क्वेश्चन है। स्पेशली ग्रुप डी के अकॉर्डिंग इसको तैयार कराया गया है, तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन है दोस्तों वो ट्रिक के माध्यम से सिंपल वे में बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इस ई बुक को ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का दोस्तों। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं दोस्तों जो इस ई बुक से बाहर चला जाए, ऑल इन वन टॉपिक है ये दोस्तों। आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसे भी आप ज़रूर ले लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? बताना है कि जो थर्मस होता है वो उसमें रखा जो द्रव होता है किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि जो ऊष्मा ऊर्जा का क्षरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कौन कौन से? तो चालन, संवहन तथा विकिरण। और थर्मस फ्लास्क इन तीनों प्रक्रियाओं से ऊष्मा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है और थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव सुरक्षित गर्म बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपको बताना है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों तो यह ऐसे उपकरण है जिनके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर द्वारा दबाव का आपेक्षिक घनत्व भी मापा जाता है। और अल्टीमीटर की बात करें दोस्तों तो यह निश्चित स्तर के ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। और बैरोमीटर से दोस्तों आपको मैंने बताया कि वायुमंडलीय दाब मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो सीमांत घर्षण होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। सीमांत घर्षण की बात करें तो यह बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदुरा है तो घर्षण अधिक होता है और यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? आपको बताना है इनमें से जो दृढ़ता गुणांक होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है दोस्तों। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार
क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पृष्ठ तनाव के कारण। आपको बता दें कि किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इस तनाव के कारण द्रव के सतह का क्षेत्रफल कम होता जाता है और गोलाकार वस्तु की सतह का क्षेत्रफल सभी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है। इसीलिए ही पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? आपको इनमें से बताना है। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके द्वारा स्याही सोखने के में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोहा पारा में, 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो लोहा होता है पारा में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तैरता है। आपको बता दें कि लोहे का जो घनत्व होता है वो पारा से कम होता है, और यदि किसी पदार्थ का घनत्व द्रव से कम होता है तो वह पदार्थ उक्त द्रव में नहीं डूबेगी। अतः लोहा भी पारा में डूबता नहीं है बल्कि वह पारे पर तैरता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोहे की कील। तो आपको अभी भी मैंने बताया कि जो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं सामान्यतः उनके घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होता है, तथा जो वस्तुएं जल पर तैरती रहती हैं उनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसीलिए बर्फ़ हो गया, कॉर्क हो गया तथा थर्मोकोल के टुकड़े जल पर तैरते रहते हैं और लोहे का टुकड़ा या कील जल में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आर्द्रता मापी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन इसीलिए जल्दी बनता है क्योंकि क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है, और अधिक ऊंचे ताप पर उबलने का कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। आपको बताना है कि इनमें से पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। पहाड़ों पर जो दाब कम होता है अतः यहाँ का पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? आपको बताना है कि ऊंचाई पर यानी पहाड़ों जैसे जगहों पर खाना देर से क्यों बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घट जाता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, और खाना बनाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? आपको बताना है जो पारा होता है उसका निम्नतम हिमांक कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी -39 डिग्री सेल्सियस। पारा जो कि एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और इसका हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निरपेक्ष शून्य ताप पर आपको बताना है कि जो निरपेक्ष शून्य ताप पर
क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आणविक गति रुक जाती है। आपको बता दें कि जो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है और इस ताप की प्राप्ति केवल प्रयोगशाला में हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता, आपको बताना है जो शक्कर के घोल का जो तापमान जब बढ़ा देते हैं तो शक्कर की विलेयता में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवहन। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैसों को समतापी रूप में फैलने देने पर, आपको बताना है कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा जब गैसों को समतापी रूप से फैलने देने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। आपको बता दें कि जो गैस होते हैं उनको समतापी रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है क्योंकि समतापी प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, आपको बताना है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े जो कि सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसीलिए ही ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्यों? आपको बताना है इनमें से क्यों गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े धारण करने की सलाह दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सफ़ेद वस्त्र जो होता है ताप का कम अवशोषण करते हैं और ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह इसीलिए जाती है क्योंकि सफ़ेद का वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं तथा सफ़ेद वस्त्र ताप को परावर्तित भी कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? आपको बताना है कि शरीर से जो पसीना निकलता है वो सबसे अधिक कब निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि वायुमंडली में नमी की मात्रा होने से पसीने का वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? आपको बताना है कि जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आपको बता दें कि सोडियम से फ्लोरीन की अभिक्रिया में विद्युत संयोजक बंध बनता है और इस प्रकार बना यौगिक सोडियम फ्लोराइड गलित अवस्था में और आयनों में टूट जाता है और इस प्रकार विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा वह अम्ल है जिसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक सेल में शीशे के 2 प्लेट समूह होते हैं। इन प्लेट समूहों में जालियां कटी रहती हैं और इन जालियों के बीच लिथॉल्ज का सल्फ्यूरिक एसिड में बना पेस्ट भर देते हैं और सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? आपको बताना है कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उस पर जल डालने से क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एसिटिलीन। जो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा परऑक्साइड आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वह यौगिक है जो आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए PbO2, जो कि बेरियम परऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड और परऑक्साइड आयन देते हैं। तथा अगर हम बात करें Na2O और PbO3 की तो यह परऑक्साइड आयन नहीं देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नींबू रस का pH लगभग कितना होता है? आपको बताना है कि जो नींबू होता है रस का pH होता है वो लगभग कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2.4। नींबू में आपको बता दें कि साइट्रिक अम्ल होता है और इसका pH 2.4 होगा। वह विलयन जिसका pH 7 होता है उदासीन होता है और 7 से कम pH वाला विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक pH वाला विलयन क्षारीय होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमने आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया है, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो कि 500 प्लस प्रश्न है वो संपूर्ण हल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो आप इसे ई बुक को ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का। इस टॉपिक में आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जो इस ई बुक में आपको न मिले। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये भी टॉपिक ऑल इन वन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी ज़रूर ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो ब्राउन रिंग होता है वो परीक्षण का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। नाइट्रेट परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण है जो किसी विलयन में नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण एक आम नाइट्रेट परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोडा वाटर क्या है? आपको बताना है कि जो सोडा वाटर होता है वो इनमें से क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एक कोलाइड। सोडा वाटर, कार्बोनेट वाटर, क्लब सोडा, स्पार्कलिंग वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक कोलाइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है। आपको बताना है कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी में। आपको बता दें जो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC होता है एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और PVC का प्रयोग व्यापक रूप से सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में और प्लास्टिक पदार्थों के निर्माण में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 2.7%। संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 70% के करीब जनमंडल और 30% के करीब स्थलमंडल है और विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवड़ीय जल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी MgOH2। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और इसका औषधि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रयोग करके किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से
कोई भी नहीं। आपको बता दें कि सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तक लगा हो। अतः स्पष्ट है कि यह मुख्यतः लेड को कम करने की युक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी Na2O, जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों में, यानी ए और बी दोनों में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने दोनों में किया जाता है। और एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक फोम का निर्माण करता है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी P.A.M. डीरॉक ने प्रतिकरण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से P.A.M. डीरॉक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि समुद्र के जल में इनमें से क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयोडीन। समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है और आयोडीन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से साधारण नमक है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से साधारण नमक कौन सा है। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो अम्ल वर्षा होती है वो किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से वह पानी से मिलकर एसिड बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल एवं एल्कोहल है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जल और एल्कोहल इनमें से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः मिश्रणीय। बता दें कि जल एवं एल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है और एल्कोहल के अणु जल के अणुओं की तुलना में छोटे होते हैं और जब इन दो तरल पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक पूर्ण समांगी विलयन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं। आपको बताना इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लिसरॉल। तेलों एवं वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? आपको बताना है कि जो CH3OH है वो इनमें से किसका रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेथिल एल्कोहल। जो CH3OH है वो मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। इसको मेथनॉल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH है। आपको बताना इनमें से जो 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 है। आपको बताया मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में कि उदासीन विलयन का जो pH होता है वो 7 होता है और विलयन का pH 7 से कम या ज़्यादा होने पर विलयन अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है।
आपको बताना है इनमें से वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO, यानी वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह मनुष्य के लिए नुकसानदेह है और यह मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण श्वास की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेड। वाहन चलाने से जो भारी मात्रा में निकलने वाले प्रदूषित तत्वों में लेड महत्वपूर्ण है, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एसिड। जो सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो एसिड बनता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।